तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जलवायु संरक्षण के नाम पर अनुचित कराधान पर एडिटोरियल पर बात करेंगे। इसको आज पढ़ते हैं, चलिए देखते हैं। यूरोपीय संघ का कार्बन बॉर्डर टैक्स न केवल भेदभावपूर्ण है बल्कि त्रुटिपूर्ण सोच पर आधारित है। इसका उद्देश्य कार्बन उत्सर्जन कम करने का बोझ विकासशील देशों पर डालना है, बता रहे हैं रथिन रॉय। क्या बोल रहे हैं, चलिए देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय लोकहित एक बार फिर चर्चा का केंद्र में आ गया है। अंतर्राष्ट्रीय लोकहित के अंतर्गत वित्तीय साधनों का उपयोग कर लोकहित एवं सार्वजनिक हितों से संबंधित लक्ष्य प्राप्त किए जाते हैं। पहले स्वास्थ्य एवं शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण खंडों पर व्यय बढ़ाने और ऋण राहत एवं सार्वजनिक हितों से जुड़े प्रावधान करने के लिए बहुपक्षीय अनुदान एवं रियायती ऋणों पर चर्चा होती थी। तो पहले ये सब, मगर अब वर्तमान समय में संदर्भ बदल गए हैं। चर्चा भले ही बढ़ चढ़ कर हो रही है, मगर जलवायु संरक्षण और विकास कार्यों के निवेश के लिए अनुदान और रियायतों दरों पर ऋणों से जुड़े प्रावधान आवश्यकता से बेहद कम है। मगर दुनिया के संपन्न देश जिस तेजी और तैयारी के साथ जलवायु परिवर्तन रोकने के लिए वैश्विक कर एवं शुल्कों का प्रस्ताव दे रहे हैं, वे नए और कुछ हद तक हैरान करने वाले भी लग रहे हैं। इस तरह से बोल रहा है कि डर लगने लगा है, वो चीज़ बोल रहा है, मतलब हैरान कर देने वाला है। तो दो प्रस्तावक कार्बन बॉर्डर एंड एडजस्टमेंट मैकेनिज्म सीबीएम और जहाज़ों के परिचालन से कार्बन उत्सर्जन पर प्रस्तावित कर पर बात काफ़ी आगे बढ़ चुकी है। सीबीएम यूरोपीय संघ में कुछ खास जिन्सों के निर्यात पर लगाया जाने वाला कर है, जिसका उद्देश्य उन वस्तुओं में होने वाले कार्बन उत्सर्जन और अगर ईयू में इनका उत्पादन होता है तो उस स्थिति में होने वाले उत्सर्जन में लागत के अंतर को दूर करना है। सरल शब्दों में कहें तो एक शुल्क बाधा है और इसका ढांचा निर्यातकों को कम कार्बन इस्तेमाल करने की विधियों को अपनाने के लिए प्रेरित करना है। अब यहाँ प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि फिर इन जिन्सों के आयात पर ही प्रतिबंध क्यों नहीं लगा दिया जाए। ऐसा इसलिए नहीं हो सकता कि तब ईयू को इन के आयात के बिना गुजारा करना होगा, मगर यह संभव है। इसका मतलब यह है कि निकट अवधि में इस शुल्क से ईयू को अधिक राजस्व मिलेगा और निर्यातकों को लागत कम करने के लिए मुनाफा
मार्जिन या कामगारों को वेतन कम करना होगा, तो कामगारों का जो वेतन है उसको कम करना होगा। यह अवधारणा कई आधारों पर त्रुटिपूर्ण है। इस प्रस्ताव के पीछे का अर्थशास्त्र भी कारगर नहीं लग रहा है, क्योंकि जिस बाहरी प्रभाव पर शुल्क तभी इससे दूर या बाहरी प्रभाव को करता है जब यह उस बिंदु पर लगता है जहां यह प्रभाव में आता है। मगर इस मामले में शुल्क बिक्री स्थान पॉइंट ऑफ सेल पर लगाया जा रहा है। उत्सर्जन के तुलनात्मक आंकड़े का सत्यापन भी विवादों के घेरे में आ सकता है। सीबीएम मोटे तौर पर कच्चे माल पर लगाया जाता है, न कि तैयार उत्पादों पर। इन उत्पादों का निर्यात अफ्रीका एवं यूरोप के अगल बगल के देशों में होता है। ये देश कभी भी यह प्रदूषण फैलाने वालों में शामिल नहीं रहे हैं, प्रदूषण फैलाने वाले देश में नहीं है। जहाज़ों की आवाजाही से होने वाला उत्सर्जन पर प्रस्तावित कर इस तर्क पर आधारित है कि जहाजरानी सेवाओं से होने वाले कार्बन उत्सर्जन का कोई हिसाब किताब नहीं रखता। कर लगाने से दो तरीकों से उत्सर्जन कम हो सकता है। पहला तरीका यह है कि इससे जहाज़ों की आवाजाही कम हो जाएगी, और दूसरा तरीका यह होगा कि कम कार्बन उत्सर्जन करने वाली तकनीक से लैस जहाज़ों के इस्तेमाल को बढ़ावा मिलेगा। इस कर का तात्कालिक प्रभाव वस्तुओं के निर्यात के लिए जहाज़ों की आवाजाही की मांग में उतार चढ़ाव पर निर्भर करेगा। अगर मांग में बदलाव नहीं दिखा तो उत्सर्जन पर निकट अवधि में कोई सकारात्मक असर नहीं होगा। मगर जिन वस्तुओं का निर्यात होगा वे महंगी हो जाएंगी, और इस कर का प्रभाव निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के उपभोग पर होगा। कुछ चीजें जैसे समुद्र में भ्रमण कराने वाले जहाज़ों, क्रूज आदि की मांग में खास कमी आएगी, क्योंकि ऐसे जहाज़ों में महंगी नौकाओं का इस्तेमाल करने वाले धनी लोगों के लिए कीमतों में बढ़ोतरी कोई खास अंतर नहीं ला पाएगी। अन्य चीज़ें महंगी हो जाएगी और इसका भुगतान गरीब या अमीर दोनों तरह के उपभोक्ताओं को करना होगा। कुल मिलाकर कर का असर एक समान नहीं होगा। यह कर द्वीपीय देशों में ईंधन, कृषि वस्तुओं और आवश्यक खनिज जैसे सामान के आयातक देशों के साथ पक्षपात करेगा। यह उन देशों के साथ भी एक तरह से भेदभाव होगा जो निर्यात की लागत बढ़ाकर निर्यात आधारित आर्थिक वृद्धि से स्वयं को औद्योगिकरण के मार्ग पर ले जाना चाहते थे। इस कर के प्रतिकूल प्रभाव कम करने के लिए कुछ उपायों के प्रस्ताव जरूर दिए गए हैं। इनमें इन शुल्क से जुटाई गई रकम का कुछ हिस्सा विकासशील देशों के बीच बांटना भी शामिल है। मगर जहाज़ों की आवाजाही पर कर और सीबीएम का असर गरीब देशों पर होगा। एकमात्र ठोस प्रस्ताव यह है कि इन देशों को कम कार्बन उत्सर्जन तकनीक अपनाने के लिए पर्याप्त प्रोत्साहन दिया जाएगा। अगर यह पूरी तरह अनुदान के जरिए किया जाता तो फिर शुल्कों की कोई जरूरत नहीं होती। किसी भी दृष्टि से अनुदान की पेशकश नहीं हो रही है, और
केवल ऋण देने की बात की जा रही है। इससे एक बार फिर हरित ऊर्जा की तरफ कदम बढ़ाने का बोझ निम्न आय वर्ग वाले देशों पर डाल दी जाएगी। मैं पूरे उत्साह से इन दोनों शुल्कों की हिमायत करूंगा, बशर्ते इनमें से 3 महत्वपूर्ण संरचनात्मक तत्व जोड़ दिए जाएं। पहली बात, ये तत्व काफ़ी पहले, उदाहरण के लिए 1950 में लागू किया जाए। दूसरी बात, शुल्क ऐतिहासिक एवं वर्तमान सैन्य उत्सर्जन पर लागू हो। और तीसरी बात, इन वस्तुओं के निर्यात से प्राप्त राजस्व उन देशों को दे दी जाए जो कभी धनी देशों के निवेश रहे हैं। ये उपाय अमल में लाए जाने पर ही ठोस नतीजा निकल पाएगा, क्योंकि मौजूदा संकट ऐतिहासिक उत्सर्जन का नतीजा है, न कि मौजूदा समय की औद्योगिक गतिविधियों का। ऐसा करने का यह मतलब होगा कि अधिक कार्बन उत्सर्जन करने वाले देश सीबीएम के लिए अधिक भुगतान करेंगे, क्योंकि संपन्न देशों ने मुख्य रूप से दूसरे के साथ व्यापार किया था। इससे भारी भरकम राजस्व एकत्र होगा। धनी देश मौजूदा उत्सर्जन की तुलना में कई गुना अधिक कार्बन उत्सर्जन कर चुके हैं। उपनिवेशों में अत्यधिक संसाधनों का दोहन का समायोजन हो जाएगा और कार्बन उत्सर्जन कम करने की दिशा में मदद मिलेगी। यूरोप, जापान और अमेरिका को यह स्वीकार करना चाहिए कि विश्व युद्ध एवं अन्य युद्ध ने कार्बन उत्सर्जन को बढ़ाया है और इसके लिए उन्हें कोई शुल्क या मुआवजा नहीं देना पड़ा है। उन्हें सारा हिसाब किताब चुकता करना चाहिए। हम जानते हैं कि यह कभी नहीं होगा। संपन्न देश काफ़ी पहले से ही कार्बन उत्सर्जन की जिम्मेदारी नहीं लेंगे और न ही वे वर्तमान समय में इस समस्या से निपटने के लिए रियायती वित्त की ही उपलब्ध कराएंगे। ये देश लगातार ऐसे मौके की तलाश रहे हैं जब तेजी से उभरते विकासशील देशों को कार्बन उत्सर्जन कम करने की दिशा में बढ़ने के लिए स्वयं की वित्तीय संसाधनों का इंतजाम करना पड़े। अंतर्राष्ट्रीय कराधान में हालिया दिलचस्पी इस उद्देश्य की पूर्ति करता है। यही कारण है कि इस महीने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने और धनी देशों के वित्त मंत्रियों जलवायु परिवर्तन रोकने के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने की मांग करने वाले 3 लोगों के बीच अंतर्राष्ट्रीय कराधान चर्चा का प्रमुख विषय बन गया है। लेखक आपका ODI लंदन में प्रबंधक निदेशक एवं उनके निजी विचार। आए आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो और एक एडिटोरियल देख लेते हैं, NDA के सामने इंडिया। ये भी चर्चा में है, चुनाव होने वाला है, तो क्या बोल रहा है। लोकसभा चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी नीव अंतर्राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA की कड़ी चुनौती देने के प्रयास में जुटे 26 विपक्षी दलों ने मंगलवार को अपने गठबंधन का नाम इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस इंडिया रखने का फैसला किया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में बेंगलुरु में हुई विपक्षी दलों के गठबंधन की 2 दिवसीय बैठक में तय किया गया। इंडिया का एक संयोजक और 11 सदस्यीय समन्वय समिति होगी। खड़गे ने बैठक के उपरांत बताया कि मुंबई में होने वाली इंडिया के घटक दलों की अगली बैठक में संयोजक और समन्वय समिति का चयन किया जाएगा।
इंडिया के जवाब में मंगलवार को ही नई दिल्ली में एनडीए के 38 दलों ने भी अपनी बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव जीतने पर चर्चा की और एनडीए के 25 साल पूरे होने का उत्सव मनाया। बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया के जवाब में कहा कि भारत में गठबंधन की लंबी परंपरा रही है, लेकिन नकारात्मक के साथ बने गठबंधन कभी सफल नहीं हुए। उन्होंने विपक्षी दलों की बैठक में कट्टर भ्रष्टाचारियों का सम्मेलन बताया। एनडीए ने भी अपने नाम के अक्षरों की व्याख्या करते हुए कहा कि एन का मतलब न्यू इंडिया, डी का मतलब विकसित राष्ट्र और ए का मतलब लोगों और क्षेत्रों की आकांक्षाएं। एनडीए की बैठक, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल की पहली बैठक थी, में कहा गया कि जनता ने एनडीए को लगातार तीसरी बार जनादेश देने से मन बना लिया है। बहरहाल, पक्ष और विपक्ष के चुनावी संकनात से इतना तो पक्का है कि लोकसभा चुनाव बेहद दिलचस्प रहने वाला है। इस प्रकार से एनडीए छोटे-बड़े सभी घटक दलों के साथ लाने के साथ ही छिटक चुके दलों को भी साथ लाने की कवायद में जुटा है। उससे भाजपा की तैयारियों का अंदाजा लगता है। जिस तरह जोरदार प्रचार के बावजूद भाजपा को कर्नाटक चुनाव में हार का सामना करना पड़ा, उससे वो कोई जोखिम नहीं लेना चाहती। फिर भी इस बार विपक्षी दलों का गठबंधन भी ताकतवर अवतार की शक्ल में उभरता दिखाई दे रहा है। कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस की जीत में विपक्ष बेहद उत्साहित है। विपक्ष कॉमन वॉर रूम और हर राज्य में अलग से संयोजक बनाकर 250 सीटों पर साझा प्रत्याशी तो उतारता है, तो बेशक भाजपा के सामने कड़ी चुनौती होगी। आई होप आपका एडिटोरियल समझ में आया होगा। बहुत ही मस्त एडिटोरियल था। चलिए, ऐसे एडिटोरियल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।